देखो हमें कह रहा 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। यानी हमें यह कह रहा है कि 54वें पद में अगर हम 132 जोड़ देंगे तो कौन सा पद आएगा। एक एपी दिया है 3, 15, 27 और 39 डॉट डॉट डॉट। हमें कहा कि इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। यानी 54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो कौन सा पद आएगा। अब आप ही बताइए मेरे दोस्त। आप यहां देखो, एक पद आगे बढ़ना है तो 12 जोड़ना है, एक पद आगे बढ़ना है तो 12 जोड़ना है, एक पद आगे बढ़ना है तो 12 जोड़ना है। यानी हम ये समझ गए कि 12 अगर बढ़ते हैं तो एक पद बढ़ते हैं, 12 बढ़ने से अगर एक पद बढ़ते हैं तो 132 अगर बढ़ेंगे तो 11 पद बढ़ेंगे। और 11 पद बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 54वें पद में 11 पद जोड़ देंगे तो मेरे मित्र ये मेरा 65वां पद हो जाएगा। ये मेरा हो गया 65वां पद। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे 1/4 जो होगा ना मेरे दोस्त, कंपेयर करोगे तो 1/4 जो होगा वो 1/x का मान होगा। 1/x अगर 1/4 ही होता है तो x बराबर यहां से भी तो 4 ही होगा। टेंशन क्या लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, हो गया ये 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त। ये क्या कहता है, ये कहता है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, ठीक है, जिससे ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो मेरे दोस्त y का तो मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा। ठीक है, तो अगर कोई टर्म y, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो मेरे मित्र वहां y का मान तो होगा लेकिन x का मान 0 होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ओके, अब मेरे दोस्त एक पॉइंट हमारे पास A है और एक पॉइंट हमारे पास B है। A का कोऑर्डिनेट 6,5 हो गया है और B का कोऑर्डिनेट -4,3 है। देखिए हमसे ये कहा कि y एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जिससे पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि AP जितना बड़ा है मेरे दोस्त BP भी उतना ही बड़ा है। तो अगर AP बराबर BP है तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब AP स्क्वायर निकालेंगे तो x के डिफरेंस का स्क्वायर 0 - 6 का स्क्वायर, y के डिफरेंस का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर, BP स्क्वायर निकालेंगे 0 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 + y स्क्वायर 10y + 25, 16 + y स्क्वायर -6y + 9। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त कि यहां पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 10y माइनस में 6y आके प्लस हो जाएगा तो माइनस में 4y बचेगा बराबर इधर 16 9 25। अब 16 9 25 से 25 हमारा चला गया, +36 उस पार जाके -36 होगा। फाइनली y बराबर 9 होगा। अब y का मान 9 हो गया यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,9 हो गया। आइए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलो हो गया मेरे दोस्त। ये सभी सेट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर टेस्ट के रूप में मिलेगा। वहां आप टेस्ट दीजिएगा और उसका डिस्कशन आप यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। ठीक है, हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। आइए 4 नंबर की ओर चलते हैं। एकदम मेरे दोस्त बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस करना है, तभी डिस्कशन देखना है, तभी जाकर मजा आएगा, है ना। मुझे भी और आपको भी, है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंभे पर, सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंभे पर
सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगाया गया। कहता है कि 1.5 मीटर लंबाई की एक महिला जिसकी छाया 3 मीटर लंबी है, तो ज्ञात करें कि वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह है एक खंभा, ठीक है, जिसमें मेरे दोस्त यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। खंभे की आधार से कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी है, एक महिला, ठीक है। महिला का जो मेरे दोस्त हाइट है 1.5 है और इस बल्ब का हाइट धरती से 6 मीटर की है, ओके। और साथ ही साथ हमें क्या कहा कि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की छाया 3 मीटर है। महिला 1.5 मीटर है, इसकी जो छाया है, इसकी जो छाया की लंबाई है, ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। आप इसको मेरे मित्र यहां से मिला दीजिए, मिला दी, आप कहेंगे हाँ सर। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा 90 है, ये भी 90 है, ये हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है भाई। अब आप देखो, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर, तो तीसरा का एंगल क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ सर। हमसे कहा महिला खंबे से कितना आगे खड़ी है, इसको x मान लेते हैं, तब तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके 3 कोण इसके 3 कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। जब त्रिभुज सिमिलर होते हैं, संगत भुजा का अनुपात एक समान होता है। सिंपल सा चीज आप यहां से भी देख सकते हो या बैठा भी सकते हो, क्या, इसके सामने छोटा में 1.5, इसके सामने बड़ा में 6, इसके सामने छोटा में 3 मीटर और इसके सामने बड़ा में x प्लस 3 मीटर, डेसिमल हटाएंगे 0। अब देखिए दोस्त मेरे यहां से, अब 15 चौका 60 हो जाएगा, x प्लस 3 और बराबर 4 तिया 12, x का मान कितना होगा, 9, तो ये निकल गया 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 मीटर, ठीक है। चलिए, गर्म पानी आ गया है, गर्म पानी पीना बहुत जरूरी था। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ो। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ऐसे तो जानते हो शॉर्टकट आप बना सकते थे, आपको शॉर्टकट कैसे बना सकते थे, देखो दोनों समकोण है, इसके सामने इसमें 1.5 है, इसके सामने इसमें 6 है, डायरेक्ट देखो कितना गुना है, 4 गुना, तो मेरे मित्र ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा 4 गुना, यानी छोटा वाला का 4 गुना बड़ा वाला हो जाएगा, 3 चौके कितना 12। अब x प्लस 3 बराबर 12 हो जाएगा तो सीधे x का मान 9 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस चीज को भी कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नमस्ते सर, मध्य प्रदेश की धरती भोपाल सिटी से स्वागत है पटना की धरती से, मैं अमरजीत कुमार आनंद, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल से आपका वेलकम करता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के अंतर्निहित है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, 6 सेमी एक समबाहु त्रिभुज जो है ना, जैसे एक ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6 से, सॉरी 6 सेमी भुजा नहीं है, 6 सेमी त्रिज्या है, यानी कि बाहर से जाने वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी। बताइए समबाहु की भुजा क्या होगी। आप सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के बाहर बने हुए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा बाय √3 होती है। त्रिज्या अगर 6 है, ये हमारा √3 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा 6√3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से आप काम कर सकते हो। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, छोटे मॉडरेट अच्छे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ध्यान से देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंप्लीट एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। एक बिंदु Q से
एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं 24 सेमी है, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मेरे मित्र ये देखिए, कई प्रीवियस क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं। देखिए एक पॉइंट है मेरे दोस्त क्यू, यहां से कहा गया कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये मेरे मित्र 24 सेमी है। इसी पॉइंट से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 25 सेमी है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास आधार है, ये हमारे पास कर्ण है, तो लंब क्या होगा? लंब हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए फुल लेंथ टेस्ट वाला डिस्कशन जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, फुल लेंथ टेस्ट जो कल हुआ था उसका डिस्कशन इसी चैनल पे हुआ है, आप देख लीजिए। हाँ, आप प्लेटफॉर्म चैनल टीचर वाले चैनल पर है ना, आपको नवीन कुमार सिंह चैनल पर उसका फुल लेंथ का डिस्कशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, इसको ये क्या है, ये हमें कहता है cos बाय 1 माइनस साइन और cos बाय 1 प्लस साइन बराबर 4। थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा का मतलब है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके, अब ध्यान दो, मुझे कह रहा है कि थीटा का मान फाइंड करें। कैसे थीटा का मान फाइंड करेंगे? मेरे मित्र आप cos थीटा कॉमन कर लें। cos थीटा जब आप कॉमन करेंगे 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और बराबर कितने? 4। ओके, अब यहां से मेरे दोस्त हम देख पाएंगे cos थीटा एज इट इज रहेगा, या एलसीएम लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर। क्या मैंने किया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर। ये चीज यहां पे आएंगे 1 प्लस साइन हो जाएंगे, प्लस ये चीज यहां पे आएंगे 1 माइनस साइन हो जाएंगे, और बराबर कितने? 4। अब मेरे दोस्त यहां पे देखिए, ये साइन से साइन हमारा कैंसिल आउट हो गया है, कॉस से हमारा एक कॉस भी हो गया है। अब ऊपर 2 और नीचे हमारा कॉस है, बराबर हो जाएगा 4। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 2 बार में, और 1 बाय कॉस हमारा सेक हो जाएगा। सेक में 2 है जो है ना, वो 60 डिग्री का मान है। अब सेक थीटा बराबर सेक 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। वेरी सिंपल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस करते हुए और मेरे दोस्त चलते रहो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त इसको देखो, क्या शानदार सवाल है। सवाल कहता है कि एक टीले पर 11 मीटर ऊंचा एक दंड रखा हुआ है। भूमि के किसी बिंदु P से दंड के आधार का उन्नयन कोण अल्फा और P से 29 मीटर टीले की ओर बढ़ने पर दंड का उन्नयन कोण 90 माइनस अल्फा। तो टीले की ऊंचाई तथा P से टीले के आधार की दूरी ज्ञात करें। मित्र मेरे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये है एक टीला, ये एक टीला है, हमसे कहा कि इस टीला के टॉप पर 11 मीटर ऊंचा एक दंड रखा हुआ है। इस टीला के टॉप पर एक दंड है, ठीक है। कहा इस टीले से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर दंड के जर का उन्नयन कोण अल्फा है। और ध्यान देना, क्या बोला? एक टीला है जिस पर 11 मीटर ऊंचा एक दंड है, टीला के आधार से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P, जिस पॉइंट पर टीले के जर का उन्नयन कोण अल्फा है। अब हमें कहा कि इस पॉइंट से आप टीला की ओर 29 मीटर चल के आइए, तो आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, जिस पर दंड के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये मेरे दोस्त, ये हमारा 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, अब हमसे सवाल
हम बस इतना चाहते हैं कि अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो हमसे दो सवाल पूछा। एक पूछा इस टीला की हाइट, इसको y मान लेते हैं, और मेरे दोस्त हमें कहा P से इस दंड की दूरी बताइए, मतलब P से सॉरी इस टीला की दूरी बताइए। तो आप इसको मेरे दोस्त क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, अब आप आराम से बनाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने इसको x मान लिया तो x में ये 29, तो क्या ये x माइनस 29 नहीं होगा? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आपसे मैं छोटा छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या बताओ, एक बार इस छोटे से समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा? तो टेन अल्फा बराबर लंब और बटे आधार, तो हो जाएगा y बाय एक्स। और टेन अल्फा बराबर 1/2 पहले से दिया हुआ है, यहां पर 1/2 जैसे ही आप बैठाएंगे y बाय एक्स, यानी कि x बराबर क्या होगा 2y। कोई बात नहीं, अब एक बार इस बड़े से समकोण में चलिए, बड़े से समकोण, तो मेरे दोस्त क्या होगा 10, इसका एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा बराबर 10 90 माइनस अल्फा, यानी 10 थीटा बराबर लंब 11 प्लस वाई और बटे आधार x माइनस 29। 10 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जब 10 अल्फा हमारे पास 1/2 है तो कॉट अल्फा क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो लीजिए कॉट अल्फा का मान यहां हो गया 2, ये 11 प्लस वाई और बटे एक्स का ये मान यहां डाल दीजिए 2y और माइनस 29, एक्स का मान यहां पे डाल दी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4y माइनस 58 और ये 11 प्लस वाई, वाई इधर आके 3y होगा, ये जुड़ेगा 69, तो y का मान कितना हो गया, तो y का मान हो जाएगा मेरे दोस्त 23। अब बताइए y का मान अगर 23 है तो x का मान क्या होगा, x बराबर 2y, तो मेरे मित्र 2 गुना 23 है ना, 2 गुना 23 यानी हो जाएगा 46, तो 46 मीटर x का मान आया है ना। अब सॉरी मेरे दोस्त 46 मीटर हमारे x का मान आया है। तो पहला सवाल तो यही पूछा था टिले की हाइट क्या होगी, तो टिले की हाइट तो मेरे दोस्त क्या है यहां ध्यान दो, टिले की हाइट अगर बोलेगा हम बड़ी प्यार से निकालेंगे y, ये हमारा 23 मीटर है, ये हो गया हमारा टिले का हाइट। ठीक है, और 46 हो गया हमारा बिंदु P की टिले से दूरी। तो हमसे दोनों ही क्वेश्चन पूछा था, टिले की ऊंचाई पूछा था, अब बिंदु P से टिले के आधार की दूरी, यानी कायदे से हमारा आंसर 23 और 46 दोनों जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 46 है, तो हमें आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें आंसर लगाना पड़ेगा। ओके बहुत जल्द ही मैं आपको स्टॉक एंड शेयर्स भी पढ़ाने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, एकदम हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब कितने हैं मेरे दोस्त, 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 28 सेमी और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा? ये तो आप जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो त्रिज्यखंड है। आप कहेंगे हाँ सर 45 अठे, यहां से मेरे तो 7 से कटेगा 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में, फाइनली हो जाएगा 308। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के नहीं है, मॉडरेट अच्छे। आगे बढ़िए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है, ये कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि
प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है। इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास मेरे दोस्त 2.8 सेमी है। पहले तो आप प्यार से समझिए मेरे मित्र, देखिए एक्चुअली है क्या। हमारे पास ये एक बेलन हो गया, आप कहिएगा हाँ सर। एकदम प्यार से समझना है मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक बेलन है। अब हुआ क्या, गुलाब जामुन ऐसा बना है कि बीच में बेलन है और एक अर्धवृत्त इधर से, सॉरी अर्धगोला, और एक अर्धगोला इधर से। ये है पूरा पूरा क्या, गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन की जो कुल लेंथ है, ये मेरे दोस्त हमारे पास कितने है, कुल लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है। आप तनिक देखिए ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट, ध्यान से आप बताइए मुझे कि अगर इसकी डायामीटर 2.8 है तो क्या मेरे दोस्त ये हमारा व्यास होगा, तो क्या त्रिज्या 1.4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। तो त्रिज्या 1.4, मेरे मित्र मैं ये पूछता हूं कि त्रिज्या सिर्फ इधर ही होता है या त्रिज्या इधर भी होता है। त्रिज्या सिर्फ इधर ही होता है या त्रिज्या इधर भी होता है। आपको इधर भी होता है। 1.4 जो है ना इधर भी होगा और 1.4 इधर भी होगा। टोटल 5 में 1.4 और 1.4 चला जाएगा, यानी 5 में से अगर हम मान लो 2.8 घटा देते हैं तो 2.2 सेमी आएगा। तो मेरे मित्र 5 में से 1.8 हटा देंगे तो यहां से यहां तक जो है 2.2 सेमी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि हम त्रिज्या भी जान गए, बेलन की हाइट भी जान गए। हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा क्योंकि आयतन का 30% है क्या मेरे मित्र ये चाशनी। तो हमें सबसे पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा। पहले एक का निकाल लो। इस गुलाब जामुन में क्या है, बेलन है और आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा, यानी एक बेलन हो जाएगा और साथ ही साथ एक गोला हो जाएगा। मेरे मित्र बेलन का क्या होगा वॉल्यूम, पाई r²h 4/3 पाई आर क्यू। इनमें से पाई r² तो कॉमन ही आ जाएगा, यहां से h यहां से 4/3 और एक पीस r रहेगा। मित्र मेरे पाई का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7, 1.4 का स्क्वायर करोगे 1.96 होगा। h हमारे पास 2.2 है, 4/3 ये 1.4 है। जानते हो दोस्त इसको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ना ये एक गुलाब जामुन का है। ऐसा ऐसा 45 गुलाब जामुन है तो 45 से गुना करना होगा और 45 से गुना करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 25.05 नजर आएगा। इतना सेमी क्यों, ठीक है 25.05 नजर आएगा, इतना सेमी क्यों। ठीक है, सॉरी एक मिनट मेरे दोस्त ठहरो, इसको आप मेरे दोस्त कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको अंदाजे आंसर थोड़े लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसका 30% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से जो आपका वॉल्यूम आएगा आप उसका मेरे दोस्त क्या करिएगा 30% कैलकुलेट करिएगा और यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको 338.18 सेमी क्यूब दिखेगा। मेरे दोस्त मुझे कहना आपसे यह है कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं और ऐसे सवाल को एग्जामिनेशन में सबसे अंत में छेड़ना है। ठीक है, सबसे लास्ट में बनाना है। ये SCRT क्लास 10वीं का सवाल है। ठीक है, ये SCRT क्लास 10वीं का सवाल है, इसलिए आप लोग मेरे दोस्त एग्जामिनेशन में कभी कभी कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी स्मार्टनेस होता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़ना नहीं है, इसको लास्ट में ट्राई करना है क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी कैलकुलेटिव है ना। और कैलकुलेशन मेरे दोस्त करना होगा, वक्त बचेगा लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, नहीं बचेगा छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त यहां देखो ये क्या है
कितने 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचना होगा? देखो 12% के लाभ का मतलब होता है 112%। 112% पर जब बेच रहा है तो 84 में बेच रहा है। अब वो 20% का लाभ चाहता है, यानी 120% में बेचना चाहता है, कितना में बेचेगा? तो 84/112 और इंटू 120 कैलकुलेट करिए। 14×6 14×8, 8 से कटेगा 15 बार में, और 15×6 कितने हो जाएंगे? 90। यानी इस क्वेश्चन का, ठीक है, विक्रय मूल्य हमें 90 अभी आया है। तो ये जो विक्रय मूल्य 90 है ना, ये मेरे मित्र टोटल है। और टोटल हम बेच कितना रहे? प्रति दर्जन। हमें मूल्य क्या पूछा है? प्रत्येक केक का। प्रति दर्जन मतलब 12। तो ये प्राइस है 12 पीस का, ये प्राइस है 12 पीस का, तो 12 से भाग दे देंगे, 7.5 नजर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.5 रुपए पीस। ठीक है, 7.5 रुपए पीस। हो गया मेरे दोस्त? आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो, ये क्या है दोस्ती? हमसे कहता है कि 12% वार्षिक दर से 1,00,000 रुपए की राशि पर 18 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मेरे दोस्त क्या अंतर होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है? सबसे पहली बात, अगर ब्याज हाफ ईयरली संयोजित हो रही है तब तो आपका जो रेट है मेरे दोस्त, वो जो 12% रेट है ना, ये वार्षिक रेट है। वार्षिक रेट का मतलब हुआ 12 महीना, तो 12 महीने का जो रेट है वो 12% है। तो बताइए 6 महीने का रेट क्या होगा? 6% हो जाएगा। ठीक है, तो 6% की रेट है। दूसरी बात, 18 महीने, 18 महीने में मेरे दोस्त कितने छमाही हो जाएंगे? 3 छमाही होगा, यानी 3 संयोजन होगा। मेरे दोस्त मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तिमाही संयोजन है कि छमाही संयोजन है, मुझे बस इस बात से मतलब है कि संयोजन कितनी बार होगा। तो 18 महीने में 3 छमाही है तो 3 बार संयोजन होगा, 3 बार संयोजन को 3 साल की तरह काम करेंगे। अब देखिए 3 बार संयोजन का जो सीआई होता है, यानी 3 साल का जो सीआई है, उसी को 3 बार 3 छमाही के लिए भी यूज करेंगे। सीआई मेरे दोस्त है 3a पॉइंट, पहला 2 स्थान के लिए 3a² और अगला 2 स्थान के लिए 1 इतना प्रतिशत। जब रेट इस तरह का होगा, है ना, ये ए रेट के लिए है, रेट ए के लिए सीआई हुआ 3 संयोजन के लिए। अब 3 संयोजन के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो ए साधारण ब्याज तो 3a ही हो जाएगा। आप कहिएगा बिल्कुल। आपको यदि अंतर लेना है तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, यहां सीआई एसआई का जो अंतर होगा इनमें से ये जाएगा तो 0, पहला 2 स्थान के लिए 3a² और अगला 2 स्थान के लिए 1 3 साल के सीआई एसआई का यही अंतर यूज करना जब रेट इस प्रकार से खतरनाक हो। ठीक है, ओके, तो चलो रखते हैं। अब 6 का क्यूब 216, 2 स्थान पे लिखते हैं, 16 लिखो, कैरी 2 रखो। 6 का स्क्वायर 36 दिया 108 और 2 110, 2 स्थान पे लिखोगे 110 में 10 लिखाएगा और 1 मेरे दोस्त इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला 2 स्थान, अगला 2 स्थान। क्या किया मैंने क्या किया एक बार और देखिए। 6 का क्यूब 216, 2 ही स्थान पे लिखना था, 2 कैरी रह गया। 6 का स्क्वायर 36 दिया 108, 108 में 2 जोड़ देंगे 110, 110 को 2 ही स्थान पे लिखना है, तो 110 को 2 स्थान पे लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, ये जो 1 बचेगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया सीआई परसेंटेज, सीआई एसआई का अंतर। अब यही चीज हमको रुपया में निकालना होगा, तो इसको हम गिनेंगे किस पर? 1,00,000 पर। कितना? 1 पॉइंट, ठीक है, 1016। प्रतिशत के लिए 00, डेसिमल हटाएंगे तो 4 0 और हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां से देखो 5 0 से 5 0 तो कट गया, 1 0 बच गया जो ऊपर भाग हो जाएगा। 1111.6 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये शानदार आपके लिए रिजल्ट है, आप ध्यान से आप देखिए और काम कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, देखते रहिए, प्यार से समझते रहिए। हो गया इतना? आप हो गया? हाँ जी सर। चलो चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्या है मेरे दोस्त? हमें ये कहता है
कि सर ए जो है ना, ए 1/5, 1/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तब तो पूरा काम 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक है। जहां तक बी की बात है, 20%, 20% का मतलब फिर से वही 1/5, तो 1/5 काम ये पूरा करता है 10 दिन में, तो पूरा काम पूरा करेगा मेरे दोस्त 50 दिन में। जहां तक सी की बात रही, सी 1/6, सी 1/6 काम पूरा किया है 8 दिन में, तब तो पूरा काम करेगा 48 दिन में। जहां तक डी की बात है, तो डी को देख रहे हैं कि 1/5 भाग ये कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम ये करेगा 12×5 = 60 दिन में। मेरे दोस्त अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, ये हमारा यहां देखो, ए 60 दिन, बी 50 दिन, सी 48 दिन और डी 60 दिन। हमसे कहा कौन सबसे पहले कर देगा, सबसे कम टाइम जो ले रहा है वही सबसे पहले करेगा, तो सबसे कम टाइम सी ले रहा है, यानी सी सबसे पहले कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो गया। बिल्कुल मेरे दोस्त, एकदम ऐसे ही लाइक का बटन प्रेस करते हुए चलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। अंकु जी, स्मृति भारद्वाज जी, अनीता चौरसिया, स्वागत है सभी का। ठीक है, जो सबसे कम टाइम लेंगे वही सबसे पहले खत्म करेंगे, यानी वही सबसे पहले पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे कम टाइम सी लगा था, इसलिए मेरे दोस्त सी सबसे पहले करेगा। अब आओ जरा सा इसको देखो, एक मोटर एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 है। मोटर बोट शांत जल में 11 है, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। हमें कहा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब बोट और प्लस स्ट्रीम, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी, कितना, 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटा पूरा पूरा, 20 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा इस 7/3 आवर। यानी मेरे मित्र ये 28 किलोमीटर की दूरी 7/3 घंटा में, 7 से काटेंगे 4 और 3 जाके गुना हो जाएगा 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप ही सोच लीजिए कि नाव प्लस धारा है 12, जिसमें नाव की स्पीड है हमारा 11 किलोमीटर पर आवर, तो धारा क्या हो जाएगा, 12 में 11 जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हो गया हमारी धारा का स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, आओ, बहुत बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, इस प्यार और इस स्नेह के लिए हाथ जोड़कर आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी को प्रणिपात करता हूं। आप ऐसे ही प्यार बने रहिए, प्यार बनाए रखिए, और मैं भी एक से एक तरीका आपको दिखाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको थोड़ा देखिए, क्या एक छात्र, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 4, 6, 5, दस बहुत कुछ है। हमें कह दिया कि बहुलक बताइए, क्या है मॉड, किसी अनुसंधान में जो चरमान सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम यहां पर देख रहे हैं मुख्य रूप से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इतना ही है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब गिनने में परेशानी हो जाए तो मेरे मित्र इस तरीके से आप चरमान को जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चरमान को जल्दी से, अब बारी बारी से देखिए। 4 कितनी बार है, 1, 2, बस 4 है 2 बार, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 5 कितनी बार है, 1, 2, बस 5 है अपना 2 बार। 6 कितनी बार है, 1, 2, बस 2 ही बार है। 7 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, हो गया। ये मेरे दोस्त 4 बार है। अब गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 हमें 3 बार दिख रहा है, 9 हमें 2 बार दिख रहा है, और 10 हमें 1 ही बार दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा चरमान आया है, 7। चरमान 7 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसीलिए हमारा बहुलक कौन होगा, 7 हो जाएगा। जिस चरमान की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो हमारा बहुलक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, राणा प्रताप, मेरे दोस्त, दिल की गहराइयों में जो मोहब्बत बनाए रखे हो, बस यही बनाए रखना। ठीक है, आओ देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
48 सेमी स्क्वायर है, एक विकर्ण 12√2 है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी? मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 बराबर है 48। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 12 से 12×8 = 96, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा रूट 2 इंटू d2 बराबर, ये गुना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो d2 बराबर जब आप √2 से इसको काटेंगे तो 8√2 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि अगर मेरे दोस्त हमने, ध्यान दो मेरी बात को, अगर हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक है, जिसका ये दोनों डायगोनल है, आप कहोगे हाँ सर, समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी एक डायगोनल 12√2 है तो हमारा 6√2 और 6√2 हो जाएगा। एक हमारा 8√2 है तो वो हमारा 4√2 और मेरे मित्र 4√2 हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि मुझे समचतुर्भुज की भुजा चाहिए। 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण ही होता है ना। आइए कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा? रूट के अंदर लंब स्क्वायर 6√2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 दूनी 72 प्लस आधार स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये हमें रूट के अंदर क्या दिखेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 36 और दूनी 72 होगा और 16 दूनी 32 हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां से मेरे दोस्त हमें 2 2 4 और 104 नजर आया। अब 104 नजर आएगा तो मेरे मित्र क्या आंसर होंगे? ऊपर चेक कीजिए। अच्छा अच्छा, कहाँ हम चेक करें? काटने में गलती हो गया। ओ सॉरी माय फ्रेंड, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। कहाँ ब्लंडर मिस्टेक हुआ है? देखो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक यहाँ हुआ। 12 चौको 48 होगा ना मेरे दोस्त, 8 लिख दिए, वहीं पे गड़बड़ हो गया। d2 बराबर क्या होगा? 4 दूनी 8। ठीक है, और ये √2 से √2 अपने जगह पे रहेगा। ये d2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4√2 हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त आओ ध्यान दो। अब देखो यहां पर मैं आप सभी के लिए एक समचतुर्भुज बना रहा हूं। समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तब तो एक हमारा जो डायगोनल है 12√2, वो तो हमारा 6√2 और 6√2 होगा, और ये हमारे पास 4√2 है जो 2√2 और 2√2 होगा। आइए इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको समचतुर्भुज की साइड चाहिए, जो इस समकोण का कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 6√2 का स्क्वायर 72 हो जाएगा और 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त ये हमारा 80 होगा। 16 × 80 तो 4√5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4√5 हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त, ऐसे ही लाइक का बटन प्रेस करते रहो और अपनी स्टडी करते रहो। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हमें कहता है पाई का मान 22/7 का यूज करते हुए उस वृत्त का परिमाप बताइए जिसका व्यास 21 मीटर है। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर और प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7, अगर हम व्यास 21 दिया है तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगा, प्लस ये मेरे दोस्त हमारा 2, त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। देखिए 7 से 3 बार में जाएगा, इससे 11 बार में जाएगा, 11 × 33 आ जाएगा और प्लस 21 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, कभी कभी सर्पीले आकृति की जरूरत पड़ती है। अगर यहां से यहीं तक लेते हैं ये सर्पीला आकृति है, ठीक है, लेकिन जब ये इस तरीके से अर्धवृत्त लेते हैं, ये अर्धवृत्त है, तो ये जो परिमाप होते हैं एक्चुअल में, जब पूरा मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, जब पूरा वृत्त होता है तो 2πr होता है, आधा हो गया तो आधा कर दीजिए,
यहां से यहां निकलेगा, लेकिन ये हमारा डायमीटर है जिसमें इधर तिरछा हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर पाई आर हो जाता है और ये हमारा 2r हो जाता है। लेकिन अगर मुझे इतना ही दूर की जरूरत है तो सीधा सीधा 2πr का आधा कर देंगे, πr हो जाएगा। यानी ये उस अर्धवृत्त का परिमाप है जिसमें व्यास नहीं लेना है, व्यास नहीं लेना है। हाँ ठीक है दीपक, हम उसको भी पूरा कर देंगे। ओके चलो, ये था हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। आओ 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A11, 23 और 17 का एवरेज है 15, AB 12, 25 और का एवरेज है 16, A बाई बी क्या होगा। अब देखिए इसका एवरेज अगर 15 दिया है, एवरेज 15 दिया है, तो कंफर्म है मेरे दोस्त इसका योगफल क्या होगा। चार संख्या का एवरेज अगर 15 है तो योगफल होगा 15 चौको 60। यहां से बराबर क्या निकलेगा 60 और माइनस 7 3 10 और 1 11। ठीक है, और मेरे दोस्त ये हमारा 3 1 4 हो जाएगा 5, यानी ए का मान कितना होगा 9। ठीक है, 10 1 11 4 1 5, बिल्कुल ए का मान 9 हो जाएगा। अब देखिए इन चारों का एवरेज है 16, तो ए प्लस बी ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा 37। चार संख्या का एवरेज अगर 16 है, योगफल होगा 16 चौको 64। अब यहां a प्लस बी कितना होगा 7, और 5 में से 3 गया तो 2। आप देखिए मेरे दोस्त a का मान हमारा है कितना 9। अगर a का मान 9 निकला है पक्का देखो 27 में 9 जाएगा तो b का मान 18 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a अपॉन बी। तो a हमारा 9 है, b निकला है 18, फाइनली 1/2 सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। कोटा का ऐड क्यों आ रहा है, क्या बोले मेरे दोस्त, सब लोग इसी चैनल को टारगेट करता है, अपना चैनल से किसी का बैच बनता नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, मतलब नवीन कुमार सिंह चैनल को ही टारगेट करता है ना, इसी पे अपना ऐड लगाएगा, अपना पर भरोसा तो है नहीं। डायरेक्ट चैनल एक टारगेट कर देता है, चैनल पर क्लिक करोगे बस प्रचार देने लगेगा, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब ओछी हरकत से कुछ होने वाला नहीं है। अब यहां देखिए दोस्त, ये हमारा P और ये हमारा Q। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारे P का मान है और मेरे भाई ये हमारे Q का मान है। ठीक, हमें कह रहा है क्या कि यहां पर ABMR प्राइम नंबर है, तो अगर AMR BM ये सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो कुछ कॉमन उमन तो आना है नहीं, सेपरेट सेपरेट में। हमें सीधा सीधा कह दिया कि आप P और Q का HCF बताओ। मेरे दोस्त HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। आप देखिए MR इसमें भी आपको दिखेगा और MR इसमें भी आपको दिखेगा, इसका मतलब इसका जो है मेरे दोस्त HCF क्या हो जाएगा MR हो जाएगा, इसका HCF MR हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त मैं अपने सारे बैच में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, है ना, और बीच बीच में हम मेंसुरेशन की भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो, 3.0 को जितने बेहतरीन तरीके से मैं सजा रहा हूं, 4.0 भी अपने गति से चल रहा है, बस आप देखते रहिए। ठीक है छोटू, आपकी बात पे ध्यान रखा जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है x+1, x+1 को हम 1 + x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके 1 + x, साथ ही साथ मेरे दोस्त इसको हम 5 + x लिख सकते हैं, साथ ही साथ मेरे दोस्त इसको हम 17 + x लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ, और इसको मेरे दोस्त अगर हमारा मन होगा 53 + x भी लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। जानते हो इसका मतलब ये हुआ कि 1 5 17 और 53, 1 5 17 और 53 प्रत्येक में अगर x जोड़ दिया जाए तो क्या हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है
वो आपस में प्रपोर्शन बना रही है। ठीक है, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सबके साथ कुछ ऐड किया जाए या सब में कुछ घटाया जाए, मतलब चार वैल्यू ले लिया और चारों में कुछ ऐड कर दिया या चारों में कुछ घटा दिया, उसके बाद अगर ये प्रपोर्शन बनाती है तो जो चीज ऐड या घटाया या जोड़ा जा रहा है उसकी आप डायरेक्ट लंबाई निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकालोगे वो देखो, ध्यान दो। बाहरी बाहरी वैल्यू को गुना करो, गुना किया, फिर अंदर अंदर वाले वैल्यू को गुना करो, 17×5 = 85, इसका डिफरेंस ऊपर ले लो। ठीक है, फिर मेरे दोस्त जिनको जिनको गुना किया है उन्हीं को जोड़ दो, 53 और 1 मेरे मित्र हो जाएगा 54, 17 और 5 मेरे मित्र हो जाएगा 22। तो बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना का अंतर ऊपर लिखना है, फिर बाहर बाहर जोड़ो अंदर अंदर जोड़ो और योगफल का अंतर मेरे मित्र नीचे लिखो। तो आप ऊपर भी देखोगे 32, नीचे भी देखोगे 32। फाइनली मेरे दोस्त x का मान हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यानी क्या ऐड करना है वो डायरेक्ट निकल गया। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे क्या बोला है, मुझे कहा गया है कि x + 5 और 9x - 1 का मीन प्रपोर्शन, x का मान 1 डालिएगा ये 6 हो जाएगा, 1 डालिएगा ये 8 हो जाएगा। मीन प्रपोर्शन चाहिए। मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों को गुना करके वर्गमूल, तब तो हो जाएगा रूट के अंदर कितना, 6 × 48, 16 × 48 यानी कि 4√3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस। आगे बढ़े। अरे आपस में बात करोगे कि ध्यान दोगे डिस्कशन पे। मेरे दोस्त यही वो फास्ट रिवीजन कोर्स है जिसके अंदर मैं फास्ट में रिवीजन करा रहा हूं। इसके अंदर मैंने 2 टॉपिक खत्म कर रखा है, एक पॉलीगन खत्म कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया और अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया है। आज ट्रेन स्टार्ट हुआ है, यानी 5 टॉपिक इस बैच के अंदर फिनिश हो गया है। ये फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। आप में से जिनको फास्ट रिवीजन की जरूरत होगी, रिवीजन करना चाहते हैं, वो आके इसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अच्छा खासा लगभग 10,000 बच्चे, 10,000 के आसपास बच्चे इसमें ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को जरूरत होगा तो आप भी मेरे दोस्त इस बैच के अंदर ज्वाइन कर जाना। अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, विषम उछाल में पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाएगा, ठीक है, और विषम उछाल में पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरा एक सवाल है, 5 बार उछालेंगे तो उसमें विषम उछाल कौन कौन सा होगा। पहला उछाल विषम होगा, तीसरा उछाल विषम हो जाएगा और पांचवा उछाल विषम हो जाएगा। ठीक है, पांचवा उछाल हमारा विषम हो जाएगा। ओके, पहला उछाल विषम होगा, तीसरा उछाल विषम होगा और पांचवा उछाल विषम होगा। हमें कहा कि विषम उछाल में पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप सोचिए, आपको कितने सिक्के उछालने हैं या सिक्के को कितनी बार उछालना है, 5 बार उछालना है। एन का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया। जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल इन्हीं में से कुछ आता है। आप कहोगे हाँ सर, आप टेल की बात कर रहे हैं, है ना भाई, आप तो टेल की ही बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप टेल की बात कर रहे हैं कि विषम उछाल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा ढंग से नहीं देखोगे तो। एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी मांगे, तो हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी को अगर पी से लिखते हैं तो मेरे मित्र टेल आएगा तो एक ही बार आएगा और इवेंट कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्यों मान लेते हैं, किसी के हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मेरे मित्र दोनों का योगफल 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा कर दो,
टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, एक में से आने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सफलता पाने की प्रोबेबिलिटी, आइए हुआ सफलता नहीं पाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे दोस्त, हम यहां पर ऑड उछाल, इवन उछाल, इस पर हेड आने, टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब भी हम पूछेगा तो हम यहां पर मेरे दोस्त एक कंसेप्ट यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी को जब आप डीप से पढ़ेंगे एक कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा मेरे मित्र, ये एनसीआर। ठीक है, एनसीआर p टू दी पावर n और q टू दी पावर n-r। हम इस कंसेप्ट का यूज करके और बहुत अच्छे से, ठीक है, जिस जिस इवेंट, जिस जिस उछाल पर ऑड आ रहा है उन तमाम वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड कर लेंगे, है ना। तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि विषम उछाल पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो विषम उछाल पहला होगा या मेरे मित्र तीसरा होगा या मेरे मित्र पांचवा होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार, ठीक है, एक बार r बराबर 1 पे काम कर लेना है, एक बार r बराबर 3 पे काम कर लेना है और एक बार r बराबर 5। इन तीनों ही स्थिति में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो हमारा है ना, ये जो अभी तुम काम कर रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी r के लिए है ना, ये प्रोबेबिलिटी r के लिए। ठीक है भाई, अब किस r के लिए, जैसे ऑड में उछाल पर हमें टेल चाहिए, इवन में उछाल पर हमें हेड चाहिए, मतलब कुछ इस तरह के जब अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे दोस्त, आपके पास जिस जिस उछाल पे वो आ रहा है जो आप चाह रहे हो, उस उछाल पे आप प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड कर लेना। आज अगर हम प्रोबेबिलिटी r बराबर 1 पर फाइंड करेंगे, यानी पहले उछाल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, आराम से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। n का मान हमारा 5 है, 5c1, ये हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त p, p के जगह पर क्या, यहां ध्यान दो, ओह एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरे दोस्त p टू दी पावर r है, p टू दी पावर r है और q टू दी पावर n-r। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर, ये हमारे पास p का मान 1/2 है, r का मान है कितना यहां पर 1, और ये मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा 4 5। एक मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर, और ठीक, ठीक है मेरे दोस्त, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, इस कंसेप्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, बट नो प्रॉब्लम, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहना है। लो, हमारा जो मेरे दोस्त कंसेप्ट कहता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, r बराबर, एकदम अच्छे से मेरे दोस्त इसको देख लो, NCR, ठीक है, p टू दी पावर n और q टू दी पावर n-r। हमने बिल्कुल सही कंसेप्ट लिखा था, ये इसी का मेरे दोस्त हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए r बराबर 1 के लिए, पहली उछाल के लिए हम काम करते हैं, n का मान 5 है और r का मान हमारा 1 हो जाएगा, p टू दी पावर, तो p का मान हमारा 1/2 है, ये सफलता पाने की मेरे दोस्त, और n हमारा 5 है क्योंकि 5 बार उछाल रहे हैं, और इंटू q का मान भी 1/2 है, n-r। तो मेरे दोस्त n- अगर आप r करने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, n-r करने जाओगे तो हमारे पास n, हमारे पास मेरे दोस्त 5 है, क्या लिख रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है रुको, अगर समझ में नहीं आ रहा है
पहले वो समझ लो जो आपको समझ में आता है। इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर के लिए स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिलहाल चलते हैं। इसको दूसरे टाइप से समझाना पड़ेगा, हम समझ गए कि फॉर्मूला से आप नहीं समझने वाले हो। हटा दो इसको, कुछ देर के लिए इसको होल्ड पे रखो, इसको होल्ड पे रख दो। मुझे लगा था कि कंसेप्ट से आपको पीजीटी का क्वेश्चन है, मैं इसे एक बार फिर लास्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे दोस्त कोई कंसेप्ट और कोई फॉर्मूला जो होता है वो कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है, और जब दिमाग से कोई बात स्किप कर जाए और करने लग जाए तो गलती से अच्छा है कि थोड़ा देर वेट कर ले, थोड़ा देर पेशेंस रख ले, ठीक है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। कुछ देर में उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जब आएगा तो फिर हम आपको कराएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको करते हैं। देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर सी माइनस ए इंटू एक्स और मेरे दोस्त a माइनस बी बराबर 0। कहता है मूलों में से एक मूल, ठीक है, कौन सा होगा। अब पहली बात तो आप ये बताओ कि ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, आपको देखो अब क्या है ना, पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है तो या तो मैं आपको समझाऊंगा या मेरे दोस्त उतना डिटेल अगर मैं नहीं जाना चाहूंगा तो वैसी स्थिति में मैं कौशलेंद्र सर को, जो कि पीजीटी स्पेशलिस्ट हमारे टीम के अंदर है, तो वो मेरे दोस्त आएंगे और वो आपको पूरी तरह से उस बात को समझा देंगे। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं उसको आपको करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो पहली बात ये जो कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि इसके मूलों में से एक मूल कौन सा होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके दो मूल होंगे, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली दो मूल होता है। मूल समान होने की स्थिति में आप देखोगे अल्फा बीटा बराबर, तो वहां पर आप ये कहते हो कि मूल एक समान है, ठीक है। लेकिन जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल आपको दिखेंगे। अब ये बताओ यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, कहोगे क्या। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर हम ये मान लें कि इस द्विघात का एक मूल 1 है, अगर हम ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि माना इस द्विघात का एक मूल 1 है। एक मूल 1 का मतलब x का एक मान 1, ठीक है। तब x का एक मान 1 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x किसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक मूल 1 है तो वैसी स्थिति में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 0 होता है। अब हमें चेक करना है कि क्या यही इंफॉर्मेशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। चेक करते हैं। जैसे ही हम x का मान मेरे दोस्त इसमें 1 पुट करते हैं तो बताइए यहां पर आपका b माइनस सी रह जाएगा, यहां पर आपका c माइनस ए रह जाएगा और यहां पर आपका मेरे दोस्त a माइनस बी रह जाएगा। आप ध्यान से देखें, c से c गया, b से b गया, a से a गया, बिल्कुल मेरे दोस्त 0 हो गया। यानी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर यानी बिल्कुल ये सटीक यहां पर बैठा कि जब हम x का मान 1 माने हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब यह है कि इस द्विघात का एक मूल 1 अवश्य है, ठीक है। तो जब एक मूल 1 हमें पता चल गया, यानी इस द्विघात का एक मूल हमें 1 पता चल गया, तो दूसरा ही मूल चाहिए ना, तो दूसरा मूल को हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब दूसरा मूल को हम जैसे ही अल्फा मानेंगे तो आपने मेरे दोस्त पढ़ा होगा क्या, मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस 1, एक मूल अल्फा एक प्लस 1, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक बी होता है, ये हो गया सी माइनस ए और बाई ए, तो मेरे दोस्त ए के स्थान पर क्या है, बी माइनस सी। अब यहां से हम अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस 1 और बराबर ये हमारा हो जाएगा a माइनस सी और बाई बी माइनस सी। अल्फा निकालना चाहेंगे तो a माइनस सी 1 जाएगा उस पर माइनस में, बाई बी माइनस सी ये माइनस 1 हो जाएगा। यहां से अल्फा बराबर ये तो b माइनस सी ही रहेगा, यहां जैसे ही आपका b माइनस माइनस प्लस सी जाएगा, सी से सी कटेगा तो a माइनस बी बचेगा। यानी ये मेरे दोस्त आपका एक शून्यक हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है।
तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक था। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक था। तो मेरे दोस्त आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही आप चलते रहें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं पूरा बात समझा सकूं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आइए, हो गया ये चीज। चलो ठीक, अब मेरे दोस्त वापस आओ और वापस उसी क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं कि सर प्लीज उसे बता ही दो। चलो ठीक है, मैं इसे कंसेप्ट का यूज करके बता देता हूं। ओके, बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक बार सर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कौशलेंद्र सर से, कि वो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको कंसेप्ट के यूज से ही मेरे दोस्त आपको करा देता हूं। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, विषम उछाल में पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहली बात तो ये बताइए, एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं अगर ये कहता हूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 और अपॉन 2। टेल एक बार आएगा, घटना 2 है तो 1 अपॉन 2। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी को 1/2 निकाले हैं और जिसे हम पी से लिखे हैं, तो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू कहते हैं। और टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो मेरे दोस्त ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है और ये टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, हमें क्या बोला कि 5 बार उछालेंगे तो विषम उछाल में पट आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए मेरे दोस्त, विषम उछाल या तो पहला उछाल विषम उछाल होगा, या तीसरा उछाल विषम उछाल होगा, या 5वां उछाल विषम उछाल होगा। तो जोन जिस उछाल पर बोला है मेरे दोस्त, मैं उसे आर से डिनोट कर देता हूं। 5 बार उछालना है तो एन का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑड में उछाल में हमें पट चाहिए, कोई बात नहीं, एक सिंपल सा कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। मैंने अभी भी कहा कि मैं कंसेप्ट यूज करके आपको बताता हूं कि मेरे दोस्त इस तरीके से ऑड में उछाल में हमें पट चाहिए, हमें हेड चाहिए। इसके लिए प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा आपके सामने कंसेप्ट लिख रहा हूं कि मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर एन सी आर पी टू दी पावर आर, और मेरे दोस्त क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। इससे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आपका निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब ध्यान दो, तीनों पर करते हैं। एक बार प्रोबेबिलिटी आर बराबर 1 पे निकाल लेते हैं। निकालिए, एन का मान 5 है, आर का मान 1 है, पी का मान 1/2 है, आर का मान 1 है, पी का मान 1/2 है, आर का मान मेरे दोस्त ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। फाइनली यहां से आप देख पाएंगे 5, ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/16 होगा, यानी आपका 5/32 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी आर बराबर 2 के लिए निकालिए। 2 के लिए निकालिएगा, एन का मान 5 है, 5 से 2 हो जाएगा 1/2। आर का मान 2 लिए हैं, यहां पर मेरे दोस्त 2 हो जाएगा, इंटू 1/2 टू दी पावर क्या, तो एन माइनस आर 5 और माइनस मेरे दोस्त 2, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10। 10 1/4 और मेरे दोस्त 1/8, यानी हमारा हो जाएगा 10/32। उसी तरह से मेरे दोस्त आप आर बराबर, ये क्या हो गया 3 था ना, 3 पे निकालना था, 3 पे निकालना था। ठीक है मेरे भाई, 3 पे, 3 पे। ओके, तो 3 पे निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये 1/8 और ये 1/4, तो 8 चौको 32 और 10 यानी 10/32। ठीक, अब मेरे दोस्त आर बराबर 5, 5 में उछाल में प्रोबेबिलिटी पट आने की क्या हो जाएगा, एन का मान 5 है, आज आर का मान भी 5 है, 1/2 की पावर पी की पावर 5 हो जाएगा, क्यू का मान 1/2 है, इसकी पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। 5 से 5 हमारा 1 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 1/32 और यहाँ पर 1, यानी फाइनली आपको यहाँ पर 1/32 नजर आएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपने ये देखा, ऑड में उछाल में हमें क्या आना चाहिए, पट। ऑड में उछाल कब कब, पहला उछाल ऑडमा होगा, तीसरा उछाल ऑडमा होगा, 5वां उछाल ऑडमा होगा। मैं तीनों ही प्रकार के उछाल में क्या प्रोबेबिलिटी होगी पट आने की,
मैंने निकाल लिया, एक 5/32, एक 10/32 और एक 1/32। तो मेरे दोस्त पहला उछाल में पट आएगा, या तीसरा उछाल ऑड है उसमें पट आएगा, या मेरे मित्र पांचवा उछाल जो ऑड है उसमें पट आएगा। जैसे ही सभी को एक साथ करेंगे 16/32 यानी मेरे दोस्त 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन में तो टाइम लगेंगे, और ये उस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं, सॉल्व करना भी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने करा दिया। ठीक है, समझ जाने के बाद टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये लॉगरिथम लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो हमें कहा गया एक टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म और ये हमारा तीसरा टर्म, हमें कह रहा है कि 3 टर्म समांतर श्रेणी में है, तो बताइए x का मान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये a है, ये b है और ये c है। 3 टर्म समांतर श्रेणी में है, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा। जब 3 टर्म समांतर श्रेणी में होगा, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, यहां से 2b और बराबर a प्लस c, यानी कभी भी 3 टर्म समांतर श्रेणी में होगा तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर होगा। तो लीजिए मेरे दोस्त, बीच वाले का डबल, तो 2 बीच वाले का डबल लॉग 3 टू दी पावर x माइनस 2 बराबर फर्स्ट और लास्ट का योगफल, ये हमारा हो जाएगा log 3 और प्लस वो हमारा हो जाएगा log 3 टू दी पावर x प्लस 4। अब मेरे दोस्त क्या करना है, ये गुना वाली चीज जो है वो पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 3 टू दी पावर x माइनस 2 की होल स्क्वायर बराबर log m प्लस log n, ये क्या होगा log m इंटू n, log m और मेरे दोस्त ये हमारा n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से log छोड़ देंगे, log छोड़ देंगे तो ये मेरा क्या होगा 3 टू दी पावर x, एक काम करिए 3 टू दी पावर x को कुछ मान लीजिए, 3 टू दी पावर x को मैं a मान लेता हूं, ये क्या हो जाएगा a माइनस 2 की होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर से मेरे दोस्त 3 इंटू ये a प्लस 4 हो जाएगा। काम करेंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 बराबर ये 6a और मेरे दोस्त प्लस में हो जाएगा 12। तो a स्क्वायर 6 से इधर आएगा 10a हो जाएगा, और मेरे दोस्त 12 आ जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहिए। अगर मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो हम यही देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस में 10 है, 6 4 10, ये कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, क्या 3a और प्लस मेरे दोस्त 12, ये हमारा a स्क्वायर माइनस में 7a और 12 आ जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0 होगा। अब यहां तोड़ेंगे अगर इसको, -8 प्लस 1 a का मान, ठीक है, साइन चेंज करना होगा 8 और -1। तो लीजिए आपने 3 टू दी पावर x को a माना था, 3 टू दी पावर x जिसे आपने a माना, a का 2 मान आया, एक 8 आ गया, और 3 टू दी पावर का एक x मान -1 आ गया। आपसे मेरे दोस्त x का मान मांगा है, अगर x का मान निकालना है तो आपको log लगाना होगा, दोनों तरफ log लगा दीजिए। इधर आपके पास, इधर भी मेरे दोस्त आप log लगाइए, क्या हो जाएगा इधर, इधर हम यही देख पा रहे हैं कि x हमारा गुना में आ जाएगा log 3 और बराबर में log 8, ज्यादा से ज्यादा करेंगे log 8 और बाय में log 3, जो मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा log 8 log a बाय log b, यहां ध्यान दो log a और बाय में log b, ये मेरे दोस्त क्या होता है log a टू दी पावर b। ठीक है, ओके, तो log 8 बाय log 3
log 8 टू द बेस 3 हो जाएगा। ये हमारा x का एक मान हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमारे पास ऑप्शन में है अवेलेबल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि log लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और log माइनस के लिए मेरे दोस्त डिफाइन नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, यही सबसे दिक्कत होता है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्या आ गया कि आप लोग का लाइव ही खत्म हो जाता है। ठीक है, और आपका जब लाइव खत्म होता है तो इस बात का ये इंडिकेशन हो जाता है कि आप शिक्षक बनने के लिए प्रिपेयर नहीं समझ रहे हैं खुद को। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, आपको अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप अगर सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर खुश होते हैं, अच्छा क्वेश्चन आते ही आपका लाइव अगर डाउन होता है, तो ये आपके लिए दुर्भाग्य है। बाकी लाइफ इज योर्स, योर लाइफ योर चॉइस। चलिए आइए ध्यान दीजिए, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस a प्लस by बराबर 28 के अनंत हल हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा। अगर अनंत हल है तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस बात को देखिए। देखिए जब a1 बाय a2 करिएगा तो मेरे दोस्त ये हमारे पास a1 यहां पर 2 है और a2 यहां पर 2a है, तो 2a हो जाएगा बराबर b1 यहां पर मेरे दोस्त 3 है और b2 देखिए यहां पर a प्लस b है, 2 से 2 तो चला गया, फाइनली a प्लस b और बराबर मेरे दोस्त ये हमारा 3 हो जाएगा। बात को समझिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस b और बराबर 3 है। यहां से b बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो b बराबर 2a इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमें क्या कहा, इसको समझिए। ये कहता है गणित में व्याख्याता के पद के लिए, मतलब लेक्चरर के पोस्ट के लिए 4 अभ्यर्थी हैं और 5 व्यक्तियों के वोट के द्वारा उन चारों का सिलेक्शन होगा। उन तरीकों की संख्या कितनी होगी जिनमें वोट दिया जा सकता है। अब आप खुद बताइए दोस्त मेरे, 4 लेक्चरर, 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और लेक्चरर के लिए, गणित के लेक्चरर पद के लिए 4 अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन 4 अभ्यर्थियों को चुनने के लिए 5 आदमी हैं। वो पांचों आदमी इस 4 अभ्यर्थी को लेक्चरर के लिए कितने तरीके से चुनेगा या वोट करेगा, इसकी संख्या बताइए। अब ये देखिए, हम मान लेते हैं कि वोट करने वाले ए बी सी डी और ई, ठीक है भाई, ये 5 लोग हैं, इन्हें मेरे दोस्त हमने कहा है वोटर्स। ठीक है, अब ये 5 वोटर्स हैं, इन्हीं 5 लोगों को चुनना है। ठीक है, इन्हीं 5 लोगों को मैथ्स का लेक्चरर चुनना है 4 स्टूडेंट में से। तो क्या होगा मेरे दोस्त, कोई कंडीशन तो दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त आराम से काम कर सकते हैं। क्या आप सीधे कह सकते हैं कि पहला वोटर्स उन चारों में से किसी को भी चुन सकता है, दूसरा वोटर्स भी उन चारों में से किसी को भी चुन सकता है, तीसरा वोटर्स भी उन चारों में से किसी को भी चुन सकता है, चौथा वोटर्स भी उन चारों में से किसी को भी चुन सकता है, और 5वां वोटर्स भी उन चारों में से किसी को भी चुन सकता है। यानी चुनने की कुल संख्या जो होगी वो 4 की 5 पावर, यानी मेरे मित्र 1024 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो ये सॉल्व करना है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बराबर, यहां ध्यान से देखो, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। ध्यान से देखिए, ये हमारा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है,
cos 3 थीटा, और यहां मेरे दोस्त साइन में cos से भाग देंगे तो 10 आएगा, साइन में cos से भाग दीजिए, 1/4 से 1/4 कटेगा, 3 थीटा हो जाएगा। इस कंसेप्ट में बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, आपको थीटा चाहिए 60 माइनस थीटा चाहिए, 60 प्लस थीटा चाहिए। मेरे दोस्त थीटा को अगर हम 10 कहते हैं, ठीक है, तो एक बार हमें क्या 60 में से 10 घटा के चाहिए, और एक बार हमें 60 में 10 जोड़ के चाहिए, और है भी थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। थीटा अगर 10 कह रहे हैं तो 60 में 10 घटा के है, 60 में 10 जोड़ के है ना। अब क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब कंसेप्ट बैठाना है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये सीधा हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी हो जाएंगे 1/4 और साइन 30 हमारा 1/2, जो कि फाइनली 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हो गया 26, 27 नंबर पे आते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको देखिए। एक थैले में 5 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंद है, इनमें से एक गेंद निकालते हैं, उसके काली होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर काला होगा तो इन्हीं 3 में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किन में से, 12 में से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। आप आराम से इसको बना सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। एक किसी बहुभुज में 20 विकर्ण है, भुजाओं की संख्या क्या होगी, n इंटू एन माइनस 3/2। ये है नंबर ऑफ डायगोनल जो 20 है। मेरे मित्र ये n इंटू एन माइनस 3, ये दो हमारे पास 40 हो गया है। अब हम क्या करें मेरे दोस्त, ध्यान दो, एक्चुअल में भुजाओं की संख्या कह रहा है ना, ऑप्शन का यूज कर लो। अगर ऑप्शन का यूज करते हो तो मेरे दोस्त 4 10 का यूज करेंगे, 9 7 का यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, अब मेरे दोस्त ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त ये आपका, ठीक है, एक भी ऑप्शन के अंदर ऐसा वैल्यू नहीं है, एक भी ऑप्शन के अंदर ऐसा वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर सके। तो जब ऑप्शन में एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली नहीं है तो सीधा सीधा आप आंसर लगाइए। ठीक है, और नहीं तो फिर द्विघात सॉल्व कीजिए, द्विघात आप सॉल्व करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक भी ऑप्शन मैच ही नहीं किया तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए ठीक, ये मेरे दोस्त इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ी है क्वेश्चन में। ये मेरे भाई यहाँ पर एक्स था, ठीक है, आपको चाहिए एक्स का मान। ओके, चलो एक्स को इस पार ले आओ, ए माइनस एक्स, और इधर क्या रह जाएगा, इधर हमारा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करना है आपको, बोथ साइड स्क्वायर करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, इसको स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आप यहां से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या चला गया, ये ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x हो जाएगा। आपको x का मान चाहिए तो ए स्क्वायर माइनस 1 और बाई 2a होगा। आप एक काम कीजिए, 2 को साइड कर लीजिए, ए स्क्वायर में ए से भाग दीजिए हो जाएगा a, 1 में a से भाग दीजिए 1/a, और बराबर हो गया x, यानी x का यही मान हो गया। कहाँ है ये, तो मेरे दोस्त वो आपको यहां दिखेगा, a है, a की पावर -1 का मतलब 1/a, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब चलो मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या देख रहे हो, एस एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल यदि 3 प्लस रूट 5 हो तो मेरे मित्र दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा उसका संयुग्मी होगा, और संयुग्मी कौन सा, 3 माइनस रूट 5। और आपको ये पता होना चाहिए ए प्लस रूट बी का संयुग्मी ए माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे मित्र एक हमारा ए प्लस रूट 3 है, तो दूसरा संयुग्मी उसका ए माइनस बी, ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आप इसको देखिए, और ये क्या है,
ये कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक्स माना था, उसने उस वस्तु के सीपी को 15% से बढ़ा के अंकित किया है और उस पर 25% की छूट दिया है। तो बताइए सर उसका लाभ हानि क्या होगा। मेरे मित्र हम एक काम करते हैं, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एमपी है और ये हमारा एसपी है। हम सीपी को 100 मान लेते हैं, ठीक है। 15% बढ़ा देंगे तो 115 हो जाएगा। अब इस पर क्या करना है, हमको 25% की छूट देना है। 25% का मतलब 1/4 होता है, और अगर 1/4 करना है तो 1/4 तो 4 से भाग देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त 115 का 1/4 अगर हम करते हैं, 4 दूनी 8, बचेगा 3, 3 पर 8 चौको 32, ठीक है। और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो मेरे दोस्त ये हमें 28.75 नजर आएगा, ठीक है। तो मेरा कहना है, थोड़ा सा मेरे मित्र ध्यान से देखो, अगर 115 का 1/4 अगर करते हो तो 4 दूनी 8, बचेगा 3, 8 4 8 32, बच जाएगा 3, 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ठीक। अब मेरे दोस्त इसमें इतने की छूट देंगे तो आप कितने में बेचेंगे। तो पहले आप यही देख लीजिए ना, 10 में 5 गया तो मेरे दोस्त हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 7, ठीक है मेरे भाई। 7 सॉरी, ये बचेगा 4, 4 में जाएगा ना 14, 14 में 8 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10, 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप फाइनली 100 का चीज बेचेंगे इतने में। 100 सीपी था, 15% बना के एमआरपी बनाए, 15% एमआरपी है, 15% बढ़ा के एमआरपी बनाए। इस पर आपने 25% की छूट दी, इसका 25% आपने निकाला, इतने की छूट। अब बताओ ना, अगर इस पर इतने की छूट देंगे तो इतना हम बेचेंगे। हो गया, हाँ जी सर। अब सीधे देखो, 100 रुपए की चीज को अगर बेचे हो इतने में तो कितना कम में बेचे हो। तो मेरे मित्र 13.75, और जब सीपी 100 हो तो जितना लॉस वैल्यू में होगा उतना ही लॉस प्रतिशत में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक भंडार, शीत भंडार की लंबाई चौड़ाई का 5 गुना और ऊंचाई 8 मीटर है। देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया है, 8। चारों दीवारों का एरिया दिया है, ठीक है, चारों दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का एरिया होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, यही है चारों दीवारों का एरिया, जो दिया है 720। अब यहां से अगर हम देखने चले जाए, 8 9 72, मेरे मित्र ये हमारा हो जाएगा, हाँ, 2 इंटू 6x और बराबर यहाँ पे 90। यहाँ से हम अगर x का मान निकालते भी हैं तो 15 छके 90 हो जाएगा, यानी x का मान जो है वो हमारा 15/2 हो जाएगा। अब x का मान 15 हमारा अगर 2 होता है तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 75/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 15/2 ही रहेगा। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ एरिया। तो लीजिए 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, निकालिए, ये हो गया 2। LB करिएगा, LB कीजिएगा तो 75/2 और गुने 15/2। LH कीजिएगा 75/2, H का मान 8 है। BH करिएगा तो 25/2 और H का मान 8 है। लीजिए, तो यहां से फाइनली आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो हम तो यही बात देखेंगे कि ये 2 से ये 2 जाएगा, फिर ये 2 जाएगा, फिर ये 2 जाएगा, मतलब 2 से गुना सब में होगा। तो मेरे भाई 1 1 2 तो नीचे का खत्म ही हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब ये 15 पचे 75 और 15 सत 105 हो जाएगा 112 और बटे में 2। यहां से 75, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60 हो जाएगा, और यहां से मेरे दोस्त 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 8 5 13। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर मेरे दोस्त ध्यान दो कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है गुना भाग करने में।
ठीक है, चलो सब ठीक तो है। 25/2 नहीं, ओ यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे बी एच करेंगे ना, बी एच हमारा 15 है, 15/2। ठीक, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 15×120, ये हमारे पास 120 हो जाएंगे। यहाँ कैलकुलेट कर लो, 5×2 = 10, 6×2 = 12, 2×2 = 4.5 प्लस ये हमारा हो जाएगा 720, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1282.5। ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ देख, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं अब। देखो ये हमें क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, कह रहा क्या, त्रिभुज एबीसी, ध्यान से सब लोग देखो, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी उभयनिष्ठ कर्ण बीसी वाले समकोण त्रिभुज हैं। अच्छा, बीडी और एसी को आगे बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं। पी ए बराबर इतना, पीसी बराबर इतना, पीडी बराबर इतना। बीडी का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात मेरे मित्र, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि एबीसी और बीडीसी दो समकोण है जिसमें उभयनिष्ठ कर्ण हमारा बीसी है, यानी दोनों समकोण का कर्ण जो है वो बीसी है। इसका मतलब 90 डिग्री ए होगा। हो गया हाँ सर, दोनों का ही उभयनिष्ठ कर्ण है। तब तो मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज और होगा कहीं पे, कहीं पर क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण, दोनों का कर्ण यही है। तो मेरे मित्र एक समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन रहा है, जो मेरे दोस्त क्या है, बीडीसी, ठीक है, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ कर्ण बीसी है। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि आप बीडी को आगे बढ़ाइए, लीजिए बीडी को आगे बढ़ाइए, और सर आप एसी को भी आगे बढ़ाइए। दोनों आगे बढ़ाने से पी पर मिलता है, ठीक है। तो बताइए पी ए बराबर इतना, पी सी बराबर इतना, बताइए पी टी का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का कोण अगर 180 डिग्री हो गया, किसी चतुर्भुज के आमने सामने का कोण अगर 180 डिग्री हो गया, तो वो चतुर्भुज कोई साधारण चतुर्भुज नहीं, वो चतुर्भुज मेरे दोस्त कोई साधारण चतुर्भुज नहीं, वो एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण अगर 180 डिग्री हो जाएंगे तो वो चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहिए या फिर मेरे दोस्त उसे चक्रीय चतुर्भुज कहिए, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो अगर ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है तब तो ये दोनों सिकेंट लाइन हो जाएगा, सिकेंट लाइन, छेदक रेखा। कहोगे हाँ जी सर, पी ए बराबर 8 है, पी ए बराबर 8, ये पूरा का पूरा हमारा मेरे दोस्त 8 है, ठीक है। पीसी बराबर 4 है, ये 4 हो जाएगा। पीडी बराबर 3.2, ये 3.2 हो गया। और ये मेरे दोस्त हमारा कितना है, ये, तो हम यहाँ पर पूरा बीपी जो देख रहे हैं, बीपी नहीं मालूम है, बीडी को एक्स मान लेते हैं, 3 प्लस एक्स प्लस 3.2, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3.2। तो मेरे दोस्त ये पूरा हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सर बीडी की लंबाई बताइए, कोई बात नहीं, सेकेंड कंसेप्ट लगाइए। अब सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है, पूरा सेकेंड एपी, बाहरी सेकेंड पीसी, पूरा सेकेंड ये हमारा बीपी, और बाहरी सेकेंड ये हमारा डीपी। देखिए पूरा सेकेंड ये हमारा 8 है, पीसी हमारा 4 है, बीपी पूरा x प्लस 3.2 है, और इंटू डीपी ये हमारा 3.2 है। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व करना है, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ऑप्शन ही पुट कर लेना, ऑप्शन ही पुट कर ले। अगर ऑप्शन पुट करेंगे इधर हमारा 32 हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन से ये मार दिए 6.8, तो जोड़ने से मेरे दोस्त ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 3.2, इधर भी 32 हो जाएगा। LHS बराबर RHS, यानी हमसे पूछा था BD का मान यानी x का मान, और x का मान ऑप्शन से पुट करके हम LHS बराबर RHS कर दिए। पहले सॉल्व करेंगे उतना,
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलो नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 4m क्या होगा? इसमें भी 4m है, इसमें भी 4m है, इसमें भी 4m है। मेरे भाई ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल एक इवन रूप होता है, ठीक है। और जब आप एक इवन रूप में एक ऐड कर दीजिए, अच्छा है आप इनमें से एक घटा दीजिए, ये दोनों ही रूप हमारा ऑड रूप हो जाएगा। अभी दोनों में से कोई भी ऑप्शन के अंदर है लगा दीजिए, कोई भी ऑप्शन के अंदर है लगा दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आप सब लोग जानते हैं क्या सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरी संख्या हमारा 94 हो जाएगा, इस तरीके से हमारा 94। आगे बढ़िए। अब हम ये देख रहे हैं एक घन का विकर्ण 6√2 सेमी है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई पहले तो आप यही जान लो, अगर हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि जो घन का हमारे पास विकर्ण दिया है 6√2, घन का विकर्ण होता क्या है? √3 गुना भुजा, ये 6√2 दिया है। अगर हम यहाँ से काटना भी चाहें तो √3 से 6 कटेगा 2√3 बार में, तो हो जाएगा ये हमारा 2 और रूट के अंदर 6, ठीक है। हमें कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब ये 6 गुना भुजा स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, यानी आंसर 144, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे दोस्त ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/3 हो जाएगा जब अंश में से एक घटाइएगा। अंश में से एक घटाइए ना, 1/3 हो ही जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर हमसे ये कहा कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जा रहा है, यही वो भिन्न है। अंश में से एक घटाएंगे तो 1/3, हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4। ये बात याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का फ्रैक्शन आपके सामने अगर कोई आएगा तो मेरे दोस्त आपको बस इतना ध्यान रखना है, अंश के अंदर आप एक घटाइएगा, ठीक है। मतलब मेरा कहना यह है कि फ्रैक्शन वाली सवाल में फ्रैक्शन ही पूछ दे तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है ऑप्शन, और ऑप्शन से ही मेरे दोस्त ऐसे सवाल को बनाना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये यहां पर क्या है, यहां से मेरे दोस्त आपको थीटा निकाल के यहां पे बैठा देना है। अब थीटा ये निकलेगा कैसे? वेरी सिंपल, 7 cos स्क्वायर है ना, कहिएगा हाँ सर। 5 है, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखिए, बराबर 6। ये देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6। 7 में 5 गया तो 2, अरे ये क्या हो गया, ये 7 cos स्क्वायर है, 7 में 5 गया तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 5 गया तो 1 हो जाएगा। यहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, जो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, जो cos में कितने डिग्री का मान 45, तो मेरे मित्र ये हमारा 45, ठीक है। आप हीट एंड ट्रायल से भी कर लेते, 45 डिग्री डाल के पहले बराबर कर लेते, तब जाके निकालते। अब थीटा का मान 45 आ चुका है तो बैठा दीजिए, cosec 45√2 tan 45 1, sec 45√2 cot 45 1, रेशनलाइजेशन करिएगा, √2 + 1 यही बाहर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम चलते हैं इस पर, ध्यान रखो 17/24
का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ये 17, 24 का मतलब है 8 या 24। सबसे पहली बात, 3 से ऊपर वाला कट नहीं रहा है और नीचे में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो मेरे मित्र हो जाएगा अशांत। लेकिन ये सिर्फ अशांत ही नहीं, अशांत आवर्तिक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन में अशांत है, अशांत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है, इसको समझिए क्या है। अब सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 4 6 मेरे दोस्त 20 16 y 5 और 60 दिया हुआ है। ये 60 जानते हैं कुल है, कुल फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 60 दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से हम देखें तो 4 और 20, 16 20 20 40 40 5 45, एक्स प्लस वाई प्लस 45 और बराबर 60। तब तो मेरे दोस्त एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 15। आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसे आपको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा मेरे दोस्त, आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। कैसे निकालोगे, पहला क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख दो, अब कोना कोनी जोड़ो, 4 प्लस एक्स, इसमें 20 जोड़ोगे 24 प्लस एक्स, इसमें 16 जोड़ोगे 40 प्लस एक्स, इसमें y जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 5 जोड़ोगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो माध्यिका है 28.5, आप जानते हो ना 28.5 कहाँ रहेगा, 28.5 30 और 40 के बीच में। माध्यिका जो 28.5 है तो मतलब 30 और 40 के बीच में ही 28.5 आएगा। हो गया, हाँ जी सर। लो, माध्यिका एक्चुअल में होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ और इंटू एच। L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये हमारा L हो जाएगा। आज माध्यिका वर्ग खोजना नहीं है, जब माध्यिका दिया हुआ है तो वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। 28.5 किसके बीच में है बस ये देख लेना है, वही माध्यिका वर्ग होगा। n/2, तो देखो टोटल फ्रीक्वेंसी ही n कहलाता है, जो दिया हुआ है जोड़ के 60, तो n/2 कितना होगा 30 हो जाएगा। लीजिए n/2 हो गया 30 माइनस माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसे c कहते हैं, ये हमारा होगा 4 माइनस एक्स बाई एफ। माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी यही मेरा f है, ये हो गया 20 और इंटू एच। एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच होगा अपर माइनस लोअर, कितने हो जाएंगे 10। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे 10 रख दीजिए और यही माध्यिका दिया है 28.5। आप यहाँ से ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। मेरे में तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 से इधर गुना भी होगा, 56 एक 57 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा और प्लस ये हमारा हो जाएगा 26 और माइनस एक्स। मेरे दोस्त एक्स को इस पार अगर हम लाते हैं, ये उस पार जाता है तो 29 हो जाएगा। अब आप बताइए क्या एक्स का मान हमारे पास क्या दिख रहा है, 29 दिख रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो कि कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, तो ध्यान से देखो, n/2 माइनस सी, सी हमारा 4 माइनस एक्स बटा एफ, फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है और इंटू एच, एच हमारे पास 10 है, एल हमारे पास 30 है। एलसीएम लिए 30 दूनी 60 हो गया, ये 26 माइनस 4 माइनस एक्स है और मेरे दोस्त ये 2 से गुना हुआ ही 57 हो गया, 57 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, n-2 प्लस सी,
n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी, तो सी हमारे पास 4 प्लस एक्स है, तो मेरे दोस्त ये दोनों ही हमारा माइनस में हो जाएगा। हम्म, ओ देखो, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी मेरे दोस्त ज्यादा दिमाग लगा देने के बाद भारी भरकम हो जाता है। आप ही बताइए, ये मेरा सार है 28 है, आसार है 28 कब से 30 और 40 के बीच में होने लगा है? 20 और 30 के बीच में ना होगा। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेरे दोस्त आपको ध्यान देना होगा, है ना? चलिए, आइए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, 28.5 क्या है? 30 से छोटा ना है? 30 से छोटा है तो किसके किसके बीच होगा बताइए आप? ये देखिए, 20 से 30 के बीच में 28.5 है ना, 30 से 40 के बीच में थोड़ी ना 28.5 होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, हो गया सब कुछ। ये हमारे पास एल है, एच क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले क्लास की संचयी बारंबारता ये मेरा सी होगा, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, बैठाइए, एल हमारे पास 20 है, प्लस n/2 तो हमारे पास 30 ही रहेगा, माइनस सी, सी के रूप में हमारे पास 4 है, एफ एफ के जगह पर x होगा, इंटू एच हमारा 10 ही रहेगा। कहीं से भी निकाल लो एच, एच कहीं से भी निकालेंगे तो 10 ही रहेगा, और यही हमारा 28.5 है। मेरे दोस्त मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, 20 आके घटेगा 8.5 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें से ये घटेगा। ठीक है भाई, तो ये 10 है, 20 आके घटेगा, तो ये हमारे पास हो गया है टोटल 26, 26 दहें, ये 26 हो जाएगा, 26 दहें का 240 हो जाएगा, और ये मेरे भाई हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x निकालना भी चाहेंगे तो ये हमारे पास 240 और बटे में 8.5 आएगा, और इसको मेरे दोस्त हमें भाग देना होगा, डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 17 पचे 85, और ये मेरे दोस्त 4 पंचे 20 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कीजिए, काम कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ये 26 है, ये 26 है तो 260 हो जाएगा, 26 गुने 10 260, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली? ये हो जाएगा हमारा 5 पचे 25 और 2 पंचे 10। ठीक है, और नीचे कितने हो जाएंगे? 17 पचे 85, यानी फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा 17 या 51, और मेरे दोस्त एक 10 नहीं लगेगा तो 0, बच जाएंगे कितने? 100, तो 17 पचे 85 हो जाएगा, बच जाएगा 15, है ना, 17 अठे 136, यानी अप्रोक्स मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माफ करना मेरे दोस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाता है कभी कभी लास्ट में। चलो ठीक, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, झूठ मूठ का टेंशन लिया हुआ है बताइए तो, झूठ मूठ का टेंशन लिया हुआ है? हाँ मेरे दोस्त, बॉडी तो थक गया ही है, सुबह 8 बजे से लगातार क्लास चल रही है, बॉडी तो थोड़ा थक ही जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत असुविधा हुआ होगा तो माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं छोटू, कभी कभी समस्याएं हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन एंड अगेन। ओके, सुबह से शाम तक क्लास रहती है ना, क्वेश्चन को चेक करने का कभी कभी अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उसके लेकर हेडेक हेडेक नहीं लेना है, इंसान है, इंसान से मिस्टेक होती है, मिस्टेक होना इंसानों की प्रवृत्ति है,
लेकिन मिस्टेक रह जाना, मिस्टेक छोड़ देना, ये गलत बात है। अगर मिस्टेक हुई हो तो उसको सुधारा जाए और सुधारना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, आप लोग भी इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, जीवन में कभी भी 100 अगर वर्क हो रहे हैं ना, अगर वर्क उसमें अगर एक वर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप 99% वर्क को नहीं देखते हैं, आप इसको नहीं देखते हैं, आप बस यहाँ आपका नज़र रहता है। और यही दुर्भाग्य है, आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। तो किसी के 99% काम को देखिए, अगर 1% मामला गड़बड़ भी होता है तो मेरे दोस्त वैसे इग्नोर किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।